This is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of security analysis. So security analysis का मीनिंग क्या है, मतलब आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो. तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एक फर्स्ट पार्ट है, इनिशिएटिव स्टेज है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीज़न लिया जाता है कि आपको किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है. एंड ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है. ठीक है, और रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते होते हैं, दे विल गो टुगेदर. एंड जो है, अगर आपकी रिस्क हायर है तब आपको रिटर्न भी हाई मिलेगी. ठीक है, मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें हाई से हाई रिटर्न मिले. ठीक है, तो ये थी जो है सिक्योरिटी एनालिसिस का एक कंसेप्ट है छोटा सा. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन. यहाँ पे डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द इंडिविजुअल सिक्योरिटी. इंडिविजुअल सिक्योरिटी को एनालाइज करना और मार्केट को एनालाइज करना एंड एस्टिमेट करना कितना रिस्क हो सकता है और कितनी रिटर्न हो सकती है. ठीक है, रिस्क और रिटर्न विल गो टुगेदर. एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ इन्वेस्टमेंट. हर एक इन्वेस्टमेंट का रिस्क और रिटर्न इन्वेस्टमेंट का क्या करना, एस्टिमेट करना, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि अंडर वैल्यू सिक्योरिटीज़ को बाय करना है और ओवर वैल्यू सिक्योरिटीज़ को सेल करना है. ठीक है, ये बोथ जो हैं वो आर्ट भी है और साइंस भी है. यही था प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन की और इंट्रोडक्शन की. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फीचर्स क्या हैं. देखो, फर्स्ट फीचर है कि जिस सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं है. तो ये हमें सिक्योरिटी एनालिसिस बताता है. एंड सेकंड है कि जो ये प्रोसेस है सिक्योरिटी एनालिसिस, वो एम्फसाइज करता है फ्यूचर प्राइस कैसे होंगे और डिविडेंड कैसा रहेगा. नेक्स्ट है कि ये 2 प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ पे बेस होता है, रिस्क एंड रिटर्न पे. कितनी रिस्क और कितना रिटर्न होने पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस सिक्योरिटी में. नेक्स्ट है कि आप जो रिस्क एंड रिटर्न डिटरमाइन करोगे, एनालाइज करोगे, उसके बिहाफ पे आप मार्केट का बिहेवियर एंड सिक्योरिटीज़ का बिहेवियर पता कर सकते हो, सिक्योरिटी प्राइजेस का. फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं. सो हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस. इसमें फर्स्ट है कि रिस्क एंड रिटर्न जो है यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है कि कितना रिस्क होगा, कितना रिटर्न होगा. एंड टू आइडेंटिफाई करना कि अंडर वैल्यू सिक्योरिटीज़ कितनी है. अगर उसका मार्केट प्राइस कम हो गया तो हमने सेल नहीं करनी. ठीक है, बाय करनी है, क्योंकि हमें ही फ़ायदा होगा. हम महंगाई पे, मतलब अगर कोई सिक्योरिटी महंगी है तो हम बाय थोड़ी ना करेंगे, सेल करेंगे उसे. ठीक है, तो यहाँ पे ओवर वैल्यू सेल कर देंगे. यहाँ पे फोरकास्ट की जाती है फ्यूचर अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स ऑल्सो प्राइस के साथ साथ. एंड एनालाइज किया जाता है स्टॉक मार्केट को भी, ताकि अंडरस्टैंड किया जाए मार्केट पैटर्न को एंड बिहेवियर को. पहले ही बता दिया था कि सिक्योरिटी प्राइजेस एंड मार्केट बिहेवियर को समझा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. एंड इंट्रिंसिक वैल्यू को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, जो फंडामेंटल्स पे बेस होती है. एंड यही हमें बताती है कि हमने सिक्योरिटी सेल करनी है या बाय करनी है. तो हमारे पास आगे 3 अप्रोचेज़ आ जाते हैं ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस के. यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच है फंडामेंटल अप्रोच. ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं, एंड टेक्निकल एनालिसिस. फिर आगे हमारे पास एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. तो फर्स्ट है कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि जो अटैम्प्ट है ताकि एनालाइज कर सकें हम फंडामेंटल्स को या फिर ऐसे फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं रिस्क एंड रिटर्न को. ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, ऐसे फैक्टर्स या फंडामेंटल्स जो अफेक्ट करते हैं रिस्क एंड रिटर्न को, उनको एनालाइज करना, ये फंडामेंटल एनालिसिस में आता है. एंड यहाँ पे मार्केट प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है. अब यहाँ पे एमपी जो है वो मार्केट प्राइस लिया गया है और आईवीजी जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ली गई है. अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जो प्राइस जस्टिफाई किया जाता है इसके फंडामेंटल फैक्टर्स के थ्रू. तो यहाँ पे उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, वो डिफरेंट ही होती है. अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर आई वी जो है
वो ज़्यादा होगी, मीन्स कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी, मार्केट प्राइस कम होगा। और ये जो है मार्केट प्राइस अंडर वैल्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। और अगर ओवर वैल्यू होगा मार्केट प्राइस, यानी कि ज़्यादा होगा और वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, तो हम सेल कर देंगे। एंड अगर दोनों इक्वल होंगे तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो ये फंडामेंटल अप्रोच हैं वो डिवाइड होते हैं 3 में, ठीक है, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड कंपनी एनालिसिस में। अब इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है कि ये एनालाइज करता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे, कि कैसे इकोनॉमी की परफॉर्मेंस हो रही है पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैसे परफॉर्म करेगी इकोनॉमी, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल एनालिसिस में क्या है कि इसके बाद इकोनॉमी की स्टेट का पता लगने के बाद क्या करेंगे, जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। एंड मोस्टली जो सेक्टर्स होते हैं इनके होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं। अगर ये होमोजीनियस होंगे, मतलब कि सेम ग्रुप्स होंगे कंपनी के एंड सेम करैक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उन्हें ये एक ही इंडस्ट्रियल ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, उनको एक ही रूफ के अंडर लेके आएंगे। तो ये होती है इंडस्ट्रियल एनालिसिस। फिर आता है कंपनी एनालिसिस। अब कंपनी एनालिसिस में आपको रिलेशनशिप पता लगता है बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी पता लगता है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल चेंजेस क्या क्या है। यहाँ पे 2 मेजर जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं कंपनी एनालिसिस के। तो यहाँ पे फर्स्ट है फाइनेंशियल एंड सेकंड है नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको मिल जाएंगे एसेट वैल्यू वर्सेस अर्निंग वैल्यू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आएंगे अंडर फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि इनको देखने के बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो वहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर मीडिया के थ्रू पता लगता है या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पता लगता है, या एनुअल रिपोर्ट्स आती है कि ये इस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये होती है नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस, जहाँ पे हम कंपनी की वर्थ का पता लग सकता है एंड उन्हें इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं वर्थ ऑफ कंपनी की। उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व अ स्टडी ऑफ मार्केट जनरेटेड डाटा। यहाँ पे मार्केट जनरेटेड डाटा होगा, लाइक मार्केट में मोस्टली प्राइस के बारे में बात होती है, वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है, सेल के बारे में, ताकि डिटरमाइन किया जा सके कि फ्यूचर में उस प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जनरेटेड डाटा की बात होती है जिसमें प्राइस एंड वॉल्यूम आता है, ताकि डिटरमाइन किया जा सके कि प्राइस की मूवमेंट कैसी होगी इन फ्यूचर। एंड उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस एनालाइज इंटरनल मार्केट डेटा विद हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ये तो इजी है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेलुएटिंग सिक्योरिटीज बाय एनालाइजिंग द स्टैटिस्टिक्स जनरेटेड बाय मार्केट एक्टिविटी सच एज पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चार्ट्स एंड ग्राफ्स के साथ ये मार्केट डेटा को एनालाइज करते हैं। एंड जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ऐसा मेथड है, वो सिक्योरिटीज़ को इवेलुएट करता है ताकि वो इन्वेस्टमेंट का पता कर सकें पास्ट प्राइस के बेसिस पे और वॉल्यूम्स के बेसिस पे। एंड इसके कुछ एग्जम्पशंस आ गई। फर्स्ट पॉइंट देखो, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब एक मेजर क्रिटिसिज्म है कि टेक्निकल एनालिसिस में कि यहाँ पे यही कंसीडर किया जाता है कि प्राइस की मूवमेंट कितनी होगी, कैसे होगी, और यहाँ पे इग्नोर किया जाता है फंडामेंटल फैक्टर्स को। बट ये ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी अफेक्ट करते हैं कंपनी को, ठीक है, सिर्फ प्राइस ही अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस मूवमेंट आर बिलीव्ड टू फॉलो ट्रेंड्स। अब यहाँ पे ये बिलीव किया गया है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करती है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द जो टेक्निकल स्ट्रैटेजीज होती हैं इस असम्पशंस पे ही बेस होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये एक अनदर असम्पशन है
जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो हिस्ट्री है अपने आप वो रिपीट हो रही है। किस केस में? प्राइस मूवमेंट में। प्राइस के नेचर पे डिपेंड करता है ये तो, ठीक है। ये भी एक अजम्पशन है, लेकिन जो प्राइस मूवमेंट है हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिस्क एंड रिटर्न को बेस मान कर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर ABC कंपनी है, अगर पॉजिटिव लें और नेगेटिव लें, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, अगर कुछ रीज़न से उसके शेयर के प्राइस कम हो रहे हैं एंड ऑन दी अदर हैंड उसके शेयर के प्राइस हाई हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में वहाँ पे इंडिपेंडेंट पाथ फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो शेयर के प्राइस हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली फ्लो हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई कितनी हो रही है। तो उस केस में हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस लगाते हैं। हाइपोथेसिस होता है कल्पना करना कि एफिशिएंट कैपिटल कब होगी, ठीक है। वाई शुड कैपिटल मार्केट बी एफिशिएंट, क्यों होनी चाहिए। इन केस कोविड के केस में भी यही हुआ था कि जो शेयर प्राइस थे उनका जो रेट था वो कम हो रहा था बिकॉज़ डिमांड जो है वो कम हो गई थी, ठीक है। तो उस केस में भी वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े थे एंड इसी के कारण जो रैपिडली प्राइस चेंज होना सिक्योरिटीज़ का, तो वो होता है एफिशिएंट मार्केट के अंदर ही आता है। एंड इसके कुछ असम्पशंस भी हैं कि कौन से एक तो है फर्स्ट, एन इनिशियल एंड इम्पॉर्टेंट प्रोमिसेस ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट रिक्वायर्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पार्टिसिपेंट एनालाइज एंड वैल्यू सिक्योरिटीज़ ईच इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। अब देखो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इस केस में इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी फैक्टर उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड रैपिडली चेंज हो जाएगा इनका प्राइस। दैट्स वाई उन्हें पहले ही एनालाइज करना पड़ेगा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि रैंडम फैशन चेंज होने से, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो वो भी एक असम्पशन बन जाती है। थर्ड है कि प्राइस मैक्सिमाइजेशन इन्वेस्टर एडजस्ट द प्राइस रैपिडली टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। ये वही आ गई कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं जिससे रैपिडली ये चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं इसके, EMH के, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड फर्स्ट है हमारे पास वीक फॉर्म EMH। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये कल्पना की जाती है कि जो पास्ट रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में, वहाँ पे जो हम प्रिडिक्ट करते हैं या हिस्टोरिकल प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता विद फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न में। मतलब कि जो ये पास्ट रेट ऑफ रिटर्न है उससे हम फ्यूचर का रेट नहीं डिटरमाइन कर सकते कि फ्यूचर में क्या रेट होने वाला है। एंड इसमें कुछ ये 4 चीज़ें इंक्लूड होंगी: हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइजेस, रेट ऑफ रिटर्न, ट्रेडिंग, वॉल्यूम डेटा एंड अदर मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH। तो इसमें क्या होता है? अब इसमें देखो टेक्निकल भी इंक्लूड होएगा, फंडामेंटल भी इंक्लूड होएगा। टेक्निकल इन द सेंस कि आप पास्ट का प्राइस जो है उसके बेस पे हम फ्यूचर का प्राइस नहीं प्रिडिक्ट कर सकते जैसे ऊपर था। बस इसमें एक और डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे आप बैलेंस शीट या रिपोर्ट देख के कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं ले सकते रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक प्राइस, कि आपने इन्फॉर्मेशन ले ली रिगार्डिंग पास्ट रिकॉर्ड्स या फिर बैलेंस शीट देख ली, रिपोर्ट्स देख ली, ऐसा कुछ, या स्टॉक प्राइस रेट ऑफ रिटर्न के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये EMH। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसाइडर, कंपनी में कोई भी इंसाइडर है वो लीक कर देता है इन्फॉर्मेशन, तब भी कोई एडवांटेज नहीं लिया जा सकता एंड ये इलीगल होता है। बट इन केस अगर शॉर्ट टर्म है तो कई जगहों पे ये लीगल भी है एंड अगर कर भी दे तो भी उसे कोई एडवांटेज नहीं होता।